बैडमिंटन क्लब से बाहर निकली तो शाम हो रही थी। आज तो मैंने मामा से वादा किया था, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन खेल के दौरान वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। अब मामा को राजी करना भी एक मुश्किल मरहला होगा। घर की तरफ जाती हुई सड़क पर तेज तेज कदमों से चलते हुए मैंने सोचा, मामा ने आज प्रैक्टिस करने से मना किया था। वो चाहती थी कि मैं उनके साथ शॉपिंग के लिए चलूं, लेकिन बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर सर आरिफ ट्रेनिंग के मामले में बहुत सख्त थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे मामा की बात मानने से इनकार करना पड़ा। लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। बैडमिंटन क्लब मेरे घर से ज़्यादा दूर न था, इसलिए मैं पैदल ही आने जाने को तरजीह देती थी। इससे बॉडी वार्म अप हो जाती थी। घर पहुंची तो मामा घर पर मौजूद न थी। अभी तक मूसा और बाबा भी घर वापस ना आए थे। मामा किस वक्त गई है वो रुक जाती और मेरा इंतज़ार कर लेती। रजिया जो कि किचन में काम कर रही थी, मेरे लिए पानी लेकर आई तो मैंने उससे मामा के बारे में पूछा। जी बीबी जी, वो तो आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब आप ना आई तो वो अकेली ही घर से चली गई। रजिया ने पानी का ग्लास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। एक तो सरारिफ भी बहुत अजीब है, कोई बात सुनने या मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। ट्रेनिंग के दौरान तो ऐसे महसूस होता है कि उनके अंदर कोई बदरू आ गई है। मैंने झिंझलाते हुए कहा। मुझे सरारिफ की सख्ती पर गुस्सा आ रहा था। उन्हीं की वजह से मैं आज जल्दी नहीं आ सकी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। मामा तो जा चुकी थी और यकीनी बात है वो मुझसे नाराज़ भी होंगी। बोझल दिल के साथ मैंने सोचा। बहुत दिनों से मामा मुझे बाजार लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैं ही मसरूफियत की वजह से इनकार कर देती थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जब खाना बन गया और बाबा और भाई आ गए तो मुझे भी बुला लेना। किचन के सामने से गुजरते हुए मैंने रजिया से कहा और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत बोझल हो रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मामा के बार बार कहने के बावजूद भी मैं उनके साथ नहीं जा सकी थी। शॉवर लेने के बाद मैंने जीन्स के साथ टी शर्ट पहनी। मुझे हमेशा वेस्टर्न ड्रेस बहुत इजी महसूस होते थे, इसलिए मैंने शलवार कमीज पहनना छोड़ ही दिया। कॉलेज से वापस आकर मैंने कुछ देर आराम किया और फिर बैडमिंटन क्लब चली गई। अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई करना चाहती थी। अभी कॉलेज बैग खोला ही था कि मेरे फ़ोन की बेल बजने लगी। मेरी क्लास फेलोज़ और बेस्ट फ्रेंड माहा का नंबर फ़ोन स्क्रीन पर जगमगा रहा था। तुम्हें न जाने कैसे पता चल जाता है कि मैं अभी पढ़ने लगी थी। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि तुम ये चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ना लिखना छोड़ दूँ और कॉलेज में सबसे नालायक लड़की का टाइटल मुझे ही मिले। कॉल रिसीव करते हुए फ़ोन कान से लगाते हुए मैंने मसनूई गुस्से से कहा, मैडम साहिबा, अगर आप अपने कीमती पढ़ने वाले वक्त से टाइम निकाल कर कुछ वक्त हमें भी दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं मरियम के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। मज़े से डिनर करेंगे और फिर इसके बाद तुम घर वापस आ जाना और पूरी रात बैठकर पढ़ती रहना। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरे गुस्से को खातिर में ना लाते हुए महा ने अपने प्रोग्राम से मुझे आगाह किया। क्या मेरा आना बहुत ज़रूरी है? अगर मैं ना आऊँ तो कोई मसला तो नहीं होगा? उसे चिढ़ाने के लिए मैंने पूछा। हालांकि मैं इस वक्त खुद भी बहुत बोर हो रही थी। घर में कोई काम भी ना था। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे इस तरह बिहेव करने से मैं तुम्हें मना कर दूंगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। जल्दी से अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पहुंच जाओ, हम भी घर से निकल रही है। मुझे वार्निंग देते हुए मरियम ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मुझे उसकी धमकी और जल्दबाजी दोनों पर हंसी आ रही थी। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर मैंने अपने बाल सेट किए और गले में दुपट्टे के नाम पर एक छोटा सा मफलर डालकर कमरे से बाहर निकल आई। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जा रही हूँ। अगर मामा आ गई तो उन्हें बता देना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। किचन के दरवाजे के सामने खड़े होकर मैंने रजिया को इत्तला दी और लॉन में आ गई। मेरी गाड़ी गैराज में खड़ी थी। जल्द ही मैं अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में पहुंच गई। थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे माँ और मरियम एक टेबल पर बैठी हुई दिखाई थी। इतनी भी क्या इमरजेंसी थी? मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी खास दावत का इंतज़ाम किया गया है, इसलिए तुम मुझे उठकर आने का कह रही थी। एक खाली कुर्सी पर उनके सामने बैठते हुए मैंने तंजिया अंदाज से कहा, मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही थी, इसलिए तुम्हें उठकर आने का कहा। लेकिन हस्बे मामूल तुम तो क्रॉलिंग करती हुई आई हो। मुंह बनाकर महा ने मुझे जवाब दिया तो मरियम और मैं हंसने लगे। हमारे सामने वाली टेबल पर एक नौजवान लड़का, एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। शक्ल से वो दोनों माँ बेटा लग रहे थे। अचानक ही मेरी नज़र उस लड़के की तरफ उठी तो वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरे देखते ही उसने जल्दी से निगाहों का जाविया बदल लिया था। खाना खाते हुए भी मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैं
उस लड़के की नज़रों की ज़द में हूँ। मैंने बहुत बार उसकी चोरी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बार के बाद जब भी मैंने उसकी तरफ देखा वो अपनी माँ के साथ बातों में मसरूफ़ था। न जाने मुझे क्यों वहम हो गया है कि वो मुसलसल मेरी ही तरफ देख रहा है। खुद को समझाते हुए मैंने कहा। खाना खाने के बाद हम तीनों जब हॉल से बाहर निकल रही थी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब वो टेबल खाली थी, दोनों माँ बेटा जा चुके थे। मुझे उस लड़के का बार बार अपनी तरफ देखना बहुत नागवार महसूस हो रहा था। जब हम पार्किंग में आए तो मेरी गाड़ी के करीब ही वो दोनों माँ बेटा खड़े थे और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। ब्लैक कलर की कीमती गाड़ी देखकर मैं मरूब हुई थी। माँ और मरियम को अल्लाह हाफिज कहते हुए मैं भी अपनी गाड़ी में बैठ गई। जब मैं अपने घर के गेट के सामने पहुंची तो मुझे शदीद हैरत हुई, क्योंकि वही ब्लैक कलर की गाड़ी हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले गेट के अंदर से दाखिल हो रही थी। ये मेरा वहम नहीं, हकीकत थी। वही गाड़ी मेरी आंखों के सामने गेट से अंदर दाखिल हो गई थी। ये वजाहत साहब का घर था। उनकी एक ही बेटी थी जो शादी के बाद किसी दूसरे मुल्क में चली गई थी। वजाहत साहब की बीवी की वफात हुई तो कुछ अरसे बाद वो भी अपनी बेटी के पास बिरून मुल्क चले गए। अब उनके घर में ये लोग कौन थे, मैं उन्हें नहीं जानती थी। घर के अंदर दाखिल हुई तो डाइनिंग हॉल में मामा, बाबा और मूसा खाना खा रहे थे। अस्सलामु अलैकुम, ऊंची आवाज़ से मैंने सलाम किया और सामने ही सोफे पर बैठ गई। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? रज़िया ने मुझे बता दिया था। खिलाफ़े तवक्को अम्मा ने खुशगवार मूड से पूछा। डिनर तो बहुत अच्छा रहा, मामा के चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मामा मुझसे नाराज़ होंगी, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मूसा खाने से फारिग हुआ तो उसके फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन सुनने के लिए वो कमरे से बाहर चला गया। सामने वाले घर में कौन आया है? मैंने एक लड़का और एक औरत को देखा है, लेकिन इससे पहले वो इस घर में कभी दिखाई नहीं दिए और वजाहत साहब भी नजर नहीं आए। मामा और बाबा अपनी बातों में मसरूफ थे जब अचानक ही मुझे याद आया और मैंने उनसे पूछ लिया। ये घर वजाहत साहब ने बेच दिया है। अब कोई नई फैमिली आई है जो सिर्फ 2 माँ बेटे हैं। कल मेरी खातून से बाहर गली में मुलाकात हुई थी। अम्मा ने मुझे तफसील से बताया। ये जान कर के वजाहत साहब ने ये घर बेच दिया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वजाहत अंकल और उनकी बेगम मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने बचपन का बहुत सारा वक्त मैंने उनके घर में गुजारा हुआ था। मामा और बाबा से बातें करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे जहन में उसी नौजवान का ख्याल आ रहा था जो मेरी तरफ चोर नज़रों से देख रहा था। मेरे कमरे की खिड़की गली की तरफ खुलती थी। कुछ सोचते हुए मैंने खिड़की का पर्दा पीछे किया और खोलकर देखने लगी। मेरी आंखों के सामने अंकल वजाहत का घर था, लेकिन ये घर अब उनका ना रहा था। घर की लाइट्स ऑन थीं, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये गैर आबाद घर अब दोबारा आबाद हो चुका है। अचानक ही ये गैर मुतवक्को हादसा हुआ जिसने मुझे चौंका कर रख दिया। घर को रोशन करने के लिए गेट के करीब एक बड़ा बल्ब जल रहा था, जिसकी वजह से गली में भी काफ़ी रोशनी थी। एक धमाके की आवाज़ के साथ वो फट गया और किरची किरची होकर बिखर गया। अब गली में अंधेरा फैल गया था। धमाके की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए खिड़की को बंद करके बेड पर आकर बैठ गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मेरा दिल खौफ के मारे तेज़ी से धड़कने लगा। बहुत सालों से अंकल वजाहत ये घर बंद करके गए हुए थे। पुरानी लाइट्स थी, हो सकता है कि ख़राब हो गई हों, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। अभी तक मेरे कानों में धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अपना जहन हटाने के लिए मैंने फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतवार का दिन था, जिसकी वजह से कॉलेज से भी छुट्टी थी, इसलिए मैं दिन चढ़े तक सोती रही। फ्रेश होने के बाद सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई ताकि रज़िया को नाश्ते के लिए कह सकूं। इस पोर्शन का तो मंजर ही बदला हुआ था। मामा मुलाजमीन के सरों पर खड़े होकर सफाई करवा रही थी और साथ साथ किचन में भी देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि खुसूसी तौर पर किसी का इस्तकबाल करने की तैयारियां की जा रही हैं। मामा, ये सब क्या है? इसके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। एक सोफे पर बैठकर बेजार लहजे से मैंने पूछा। तुम ऐसे मुंह बना रही हो जैसे सारे काम तुम्हें करने पड़ रहे हैं। मेरी बेजार शक्ल देखकर मामा ने डांटते हुए कहा। इतवार का दिन घर में आराम करने के लिए होता है। आप न जाने कौन कौन से काम खोल लेती हैं। आज मैं फ्री थी और आपके साथ घर से बाहर जाना चाहती थी, शॉपिंग पर जाना चाहती थी, लेकिन आप तो इतने सारे काम खोल कर बैठ गई हैं। मामा के डांटने पर मुंह बनाते हुए मैंने जवाब दिया। मामा तो मुझे नज़रअंदाज करते हुए दोबारा किचन में घुस गई थी। अच्छा, मुझे तो नाश्ता दे दें, ऐसा ना हो कि मेहमानों के आने तक मुझे भूखा ही रहना पड़े, मैंने ऊंची आवाज़ से कहा ताकि किचन में मामा और रज़िया दोनों सुन सके। थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा।
मामा ने किचन से ही जवाब दिया। टाइम पास करने के लिए मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही रज़िया नाश्ता लेकर आ गई थी। मैंने नाश्ता शुरू किया तो मम्मा भी मेरे सामने आकर बैठ गई। वो इस वक्त शदीद थकी हुई लग रही थी। ये सब तैयारियां किसके लिए की जा रही हैं? मुझे भी तो बता दें कौन आ रहा है। मामा के थकावट ज़दा चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। सामने वाले घर में वो जो नई फैमिली शिफ्ट हुई है, उन्हें रात के खाने पर दावत दी है। सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए मामा ने जवाब दिया। उन्हें दावत देने की क्या ज़रूरत है? वो कौन सा हमारे रिश्तेदार है? सुबह से आप न जाने किन किन कामों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से थक भी गई है। मामा की थकावट ज़दा चेहरे को देखते हुए मैंने मशवरा दिया। अच्छी तरह से जानती हूँ कि वह हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो इस मोहल्ले में नए आए हैं और हमारे हमसाए हैं। हमसाए होने के नाते मैंने उनको रात के खाने पर मदऊ किया है। मेरे मशवरे पर हस्बे आदत मामा गुस्से में आ चुकी थी। आपने उन्हें डिनर पर बुलाया है, लेकिन सुबह से ही सारे घर को काम पर लगा दिया है। घर के तमाम मुलाजिमीन को काम करते हुए देखकर मैंने कहा, तुम्हें किसी चीज़ का नहीं पता, इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। नाश्ता करो और जाकर आराम करो। आज इतवार का दिन है, तुम्हें आराम करना चाहिए। घर के मामलात में फजूल टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मामा ने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा तो उनके अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर मामा भी मुस्कुराने लगी। मैं तो आपके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी। कल मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सर आरिफ ने मुझे जल्दी छुट्टी ना दी। मामा के सामने अपनी सफाई पेश की। मैं जानती थी कि तुम्हारे वो खड़ूस सर तुम्हें जल्दी नहीं आने देंगे, इसलिए मैं बाजार चली गई थी। कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन चली जाएंगी। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा तो मेरे दिल से बोझ हट गया। मैं सोच रही थी मामा तो मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। जब तक मैं अपने कमरे में वापस आती थी, मुलाजिमा ने मेरे कमरे की सारी सफाई भी कर दी थी। हर चीज़ अपनी जगह पर तरतीब से रखी हुई थी। वो माँ और बेटा मुझे अच्छी तरह से याद थे, और उस लड़के का बार बार मेरी तरफ देखना भी मुझे याद था। मेरे दिल में उनके बारे में तजस्सुस बढ़ रहा था। मैं जानना चाहती थी कि वो कौन है। ये कहना गलत ना होगा कि मुझे पहली नज़र में वो शख्स मुतासिर कर चुका था। ये जान कर के मामा ने उनको रात के खाने पर मद्दू किया है, मेरा दिल अजीब तर्ज पर धड़का था। समझ नहीं आ रही थी कि मुझे खुशी हुई है या अफसोस। फ़ोन पर गेम खेलते हुए न जाने कितना वक्त गुजर गया था। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने उठकर अपनी वार्डरोब खोलकर शाम को पहनने के लिए एक खूबसूरत ड्रेस सिलेक्ट किया। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी कि मैं उन्हें इतनी अहमियत क्यों दे रही हूँ। न जाने वो कौन लोग हैं, कब तक यहाँ रहेंगे। हो सकता है कुछ अरसा बाद ये लोग भी इस घर को छोड़कर चले जाएं। मैं मुसलसल आने वाले मेहमानों के बारे में ही सोच रही थी। आज तो सरे शाम ही बाबा भी आ गए थे। खाने पर भी बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया था। मेरा ख्याल था कि वो दोनों माँ बेटा रात को देर से आएंगे, लेकिन वो तो शाम होते ही पहुँच गए थे। आंटी जरीना बहुत मोहब्बत और प्यार से मिली। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार हमारे घर आई है या पहली बार हमसे मिल रही है। उनका बेटा जारून बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। मामा और आंटी आपस में बातें करने में मसरूफ थी, जबकि जारून तो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। बाबा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुख्तसर सा जवाब देकर दोबारा खामोशी इख्तियार कर लेता, तो बाबा ने उससे ज़्यादा बातें करना मुनासिब न समझा और ख़वातीन की महफिल में भी वो ज़्यादा देर बैठ न सके और कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद ही मुलाजिमा ने खाना लग जाने की इत्तला दी तो हम सब डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। मूसा भी आ गया। बातों के दौरान खाना खाया गया, लेकिन इस दौरान भी मैं देख रही थी कि ज़रून बहुत कम बात कर रहा था। खाना खाने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी तरफ देख रहा है, और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह निगाहें चुरा गया। उसकी इस हरकत पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई जो उससे छुपी ना रही। आप दोनों तो ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे यह खाना मज़े का ना हो। और लेना, ये सब कुछ आप ही के लिए बनाया है। मामा ने उन दोनों को इंतहाई कम मिकदार में खाते हुए देखा तो मेज़बान होने का हक अदा करते हुए उन्हें मज़ीद खाने का कहा। खाना बहुत मज़े का है। सच पूछे तो खाने के साथ साथ हमें तो आप लोग भी बहुत अच्छे लगे। आंटी जरीना ने खुशदिली से तारीफ़ करते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपको खाना पसंद आया, इसकी मुझे खुशी हुई है। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, मूसा और ज़रून तो आपस में कम ही मुखातिब हो रहे थे। मामा और आंटी ही बातें करने में मसरूफ़ थी। खाना खाने के बाद मामा ने इन्हें चाय पीने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ज़रून रात को बहुत जल्द सोने का आदी है और चाय नहीं पीता। मुझे भी रात में चाय पीने की आदत नहीं। चाय ना पीने की वजह बताते हुए आंटी ने कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो दोनों ही इजाज़त लेकर उठ गए। बाबा और मूसा तो अपने कमरे में जा चुके थे।
मामा के साथ मैं उन्हें अल्लाह हाफिज़ करने के लिए दरवाजे तक आई। आंटी ने हमें भी अपने घर आने की दावत दी। उनके जाने के बाद मैं सीधी अपने कमरे में आ गई। ज़रून का रवैया मुझे बहुत अजीब लगा था। उसके रवैये में बहुत अजीब सी अकड़ थी। शायद वो किसी को अपने लेवल का न समझता था, इसलिए वो किसी से कम ही बात करता था। तन्हाई मिलते ही उसके बारे में सोचने लगी। उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे बार बार देख रहा था। आज ऐसे लग रहा था कि वो मुझे पहली बार देख रहा है, इससे पहले मुझे कभी देखा ही ना हो। उसकी आंखों में ज़रा भी शनासाई ना थी। मैं जब से कमरे में आई थी उसी के बारे में सोच रही थी। मुझे उसकी पुरकशिश पर्सनालिटी बहुत पसंद आई थी। मेरे साथ कॉलेज में बहुत से लड़के पढ़ते थे, लेकिन ज़ारून मुझे सबसे मुख्तलिफ लगा था। उसके बारे में सोचते सोचते मैं सो गई। मामूल के मुताबिक जब सुबह आंख खुली तो हैरत का शदीद झटका लगा। मेरी साइड टेबल पर फूलों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था। रंग बिरंगी ताज़ा फूलों की खुशबू से कमरा महक रहा था। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये मेरे कमरे में कौन रख कर गया है। मैं अपने कमरे को अंदर से लॉक करके सोने की आदी थी। फूल बहुत खूबसूरत थे। मैं उन्हें छूकर महसूस करने लगी और उनकी खुशबू सांसों के जरिए अपने अंदर उतारने लगी। मुझे हैरत भी हो रही थी कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता। फिर ये फूल किसने रखे हैं? यही सोचते सोचते मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई। रज़िया ने मेरे लिए नाश्ता बनाया हुआ था। मामा और बाबा अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए थे। मूसा भी तैयार होकर आ गया था। मामा और बाबा देर तक सोने के आदी थे और अक्सर ही हम उनसे मिले बगैर ही घर से चले जाते। क्या तुमने मेरे कमरे में फूलों का गुलदस्ता रखा है? रज़िया ने हमारे सामने नाश्ता रखा तो मैंने उससे पूछा। उसने इनकार कर दिया। अजीब बात है, अगर तुमने वो गुलदस्ता मेरे कमरे में नहीं रखा तो फिर किसने रखा है? अभी तक मामा भी सो रही है, वो कहाँ से आया है? मैं भी नहीं जानती और तुम भी नहीं। ये कितनी हैरत की बात है कि फूलों का गुलदस्ता मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है। रज़िया के इनकार पर हैरान होने के साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा था। ऐसे कैसे मुमकिन है? गार्ड्स की मौजूदगी में कोई मेरे कमरे में फूल रखकर चला जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो? गुस्सीले लहजे में मैंने पूछा। रज़िया खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुलाजिमीन और गार्ड्स को इल्म होना चाहिए कि घर में कौन दाखिल हुआ है और कैसे दाखिल हुआ है। ये तो किसी ने बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम किया है कि ऊपर वाली मंजिल में पहुंचकर तुम्हारे कमरे में फूल भी रख दिए, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। मूसा भी गार्ड्स और मुलाजिमीन की लापरवाही से गुस्से में आ चुका था। मैं खुद देखता हूँ कि फूल किसने भेजे हैं। वो गुलदस्ता तुम्हारे कमरे में ही होगा। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। हो सकता है कि किसी ने कोई ख़त या पैगाम छोड़ा हो। कुर्सी पीछे करके गुस्से से उठते हुए मूसा ने कहा और लंबे लंबे डेग भरता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर नज़रों से ओझल हो गया। मेरे लिए यह बात बहुत परेशान कुन थी। थोड़ी देर बाद ही वो खाली हाथ लौटाया। मुझे तो कमरे में फूलों का कोई गुलदस्ता दिखाई नहीं दिया। हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उसे कमरे में छोड़कर आई हूँ और तुम कह रहे हो कि कमरे में मौजूद ही नहीं है। मैं खुद देखती हूँ। नाश्ता छोड़कर उठते हुए मैंने कहा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आ गई। साइड टेबल जहाँ पर कुछ देर पहले ही फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था अब खाली था। इस पे कुछ दिखाई ना दे रहा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी कि कमरे में कोई आया भी नहीं, फिर फूल गायब कैसे हो गए? अलमारी और सारा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं पर भी फूल दिखाई ना दिए। थोड़ी देर बाद मूसा भी कमरे में आ गया था। तुम यकीन करो मूसा, मैं सच कह रही हूँ। कमरे में फूलों की खुशबू थी। सारा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था और यहाँ पर गुलदस्ता भी पड़ा हुआ था। मैंने उसे अच्छी तरह चेक किया था, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम पता न था। साइड टेबल की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा। मैं खुद भी बहुत हैरान थी कि वो गुलदस्ता खुद से कहाँ जा सकता है। रज़िया और मूसा के साथ मिलकर मैंने कमरे को अच्छी तरह से देखा, लेकिन वो गुलदस्ता गायब हो चुका था। मुझे कॉलेज से देर हो रही थी, इसलिए इस मामले को यहीं पर छोड़ा और कॉलेज रवाना हो गई। इस हैरत अंगेज वाक़ये पर मैं बहुत हैरान थी। इंतहाई सिक्योरिटी में भी कोई कमरे में फूल रख गया था। इसके बाद वो फूल गायब भी हो गए थे। सारा दिन कॉलेज में मेरा जहन इसी तरह भटकता रहा। कॉलेज से वापसी पर जब घर पहुंची तो मामा भी हैरान और परेशान मेरा इंतज़ार कर रही थी। रज़िया ने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जिसे सुनने के बाद मामा और बाबा दोनों ही परेशान हो गए थे। मैं नहीं जानती कि कोई मेरे कमरे में कब दाखिल हुआ था, क्योंकि मैंने सिर्फ फूल ही देखे थे। मामा के पूछने पर मैंने जवाब दिया तो वो मज़ीद परेशान हो गई। यूनिफॉर्म बदलने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन आज दिल बहुत उदास था। दरवाज़ा खोलकर बाहर टेरेस पर आ गई। ये हमारे घर का पिछला हिस्सा था। यहाँ पर बहुत से दरख्त लगे हुए थे।
मैं ताज़ा हवा में लंबी लंबी सांस लेने लगी। अचानक ही मेरी निगाह एक दरख्त पर पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो गुलदस्ता जिसे हम सब कमरे में ढूंढ रहे थे वो सामने ही एक दरख्त पर लटका हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था, इसलिए आंखें मल मल कर देखने लगी। इसमें कोई शक की गुंजाइश न थी कि ये वही गुलदस्ता है जो कि मेरे कमरे में पड़ा हुआ था। लेकिन ये गुलदस्ता वहां तक कैसे जा सकता है? मैं हैरान नजरों से उसको देख रही थी कि अचानक ही एक और हैरत अंगेज वाकया रोनमा हुआ। मेरे देखते ही देखते उन फूलों में आग भड़क उठी और वो जलकर जमीन पर गिर गया। मेरा जहन बिल्कुल खाली हो चुका था। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई तूफान आ गया हो और वह दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस तूफान के सामने ये दरख्त बहुत कमज़ोर है और किसी भी वक्त टूटकर ज़मीन पर गिर सकता है। हैरत तो इस बात की है कि बाकी सब दरख्त तो अपनी जगह पर साकित खड़े थे, पत्ता भी नहीं हिल रहा था, लेकिन ये दरख्त तो न जाने कि इस तूफान की जद में था। मैं बुत बनी सब मंजिल देख रही थी जब अचानक ही एक जोरदार धमाके की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी और मेरी आंखों के सामने दरख्त का तना टूटकर ज़मीन पर गिर गया। ये सब कुछ इतना अचानक और जल्दी में हुआ कि मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। ऐसी भयानक आवाज़ थी कि मुझे अपने कानों के पर्दे भी फटते हुए महसूस होने लगे। इसलिए जल्दी से कमरे में वापस आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब क्या हो रहा था, मुझे तो खुद समझ ना आ रही थी। कमरे में आकर लंबे लंबे सांस लेकर अपने दिल की हालत को काबू करने की कोशिश करने लगी। मुझे अपने कमरे से भी खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए निचली मंजिल पर चली गई। मुलाजिमीन अपने अपने कामों में मसरूफ थे, जबकि मामा घर पर मौजूद ना थी। अपने मुकर्ररा वक्त पर मैं तैयार होकर बैडमिंटन क्लब के लिए घर से निकल पड़ी। आज मैं बहुत परेशान और चुप चुप थी। मेरी साथी खिलाड़ी शाजी मुझसे 2 बार मेरी खामोशी की वजह पूछ चुकी थी, लेकिन मैं हर बार उसे मुतमईन कर देती कि नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। सर आरिफ ट्रेनिंग करवा रहे थे जब अचानक ही मैंने ज़रून को उनके करीब आकर खड़े होते देखा। सर आरिफ हमें छोड़कर ज़रून की तरफ मतवज्जो हो गए। उसने अभी मेरी तरफ ना देखा था। ज़रून भी इस वक्त हाथ में रैकेट पकड़े ट्राउज़र शर्ट में मलबूस खेलने की पोजीशन में दिखाई दे रहा था। सर से कुछ बात करने के बाद वो अपने कोर्ट की जानिब चला गया। सर, ये नए स्टूडेंट हैं? शाजी ने उनसे पूछा। ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। इससे पहले ये पाकिस्तान से बाहर किसी क्लब में खेलता था। बिजनेस के सिलसिले में अब ये पाकिस्तान आया हुआ है तो हमारा क्लब ज्वाइन कर लिया है। मैंने इसे खेलते हुए देखा है, बहुत अच्छा खेलता है। सर आरिफ ने उसके बारे में बताते हुए कहा। मेरी नज़रें बार बार उसी की तरफ उठ रही थी जिस तरफ वो गया था। अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। न जाने उसमें ऐसी क्या बात थी कि उसकी तरफ से मेरा ध्यान हटता ही नहीं था। उसकी पुरकशिश शख्सियत ने मुझे मुतासिर कर दिया था। आज मेरा ध्यान ट्रेनिंग की तरफ बिल्कुल न था। सर आरिफ से डांट भी पड़ चुकी थी, लेकिन मैं चाह कर भी अपने आप को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही थी। अपने मुकर्ररा वक्त पर क्लब से बाहर निकली, पार्किंग एरिया में देखने लगी, लेकिन वो दिखाई ना दिया। अपने घर के रास्ते की तरफ चल पड़ी। हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो आंटी जरीना अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। सलीके से दुपट्टा सर पर जमाए वो बहुत अच्छी लग रही थी। कैसी हो गुड़िया, उस दिन के बाद तो तुम हमारे घर आई ही नहीं, एक चक्कर ही लगा लेती। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ। ज़ारून तो सुबह का गया शाम को घर लौटता है, बल्कि शाम क्या, रात हो जाती है। आंटी ने मुझसे गले मिलते हुए शिकवा किया। सॉरी सॉरी आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे अपने घर में मद्दू भी किया था, लेकिन मैं टाइम ही नहीं निकाल सकी। सुबह कॉलेज, शाम को बैडमिंटन क्लब, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। माजरत ख्वाना अंदाज में मैंने कहा। अगर इंसान चाहे तो हर काम के लिए वक्त निकाल सकता है, ये मुश्किल नहीं है। सबसे अहम बात होती है कोशिश करना। अगर तुम कोशिश करती तो वक्त निकालना मुश्किल नहीं था। इंतहाई धीमे लहजे से आंटी ने कहा तो मैंने मजीद शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। शर्मिंदा होने से मैं राज़ी होने वाली नहीं हूँ। मुझे राज़ी करने के लिए मेरे घर आना ही पड़ेगा। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन आपसे वादा करती हूँ इतवार के रोज़ आपके साथ गुजारूंगी। आंटी को राज़ी करने के लिए मैंने वादा किया। इस बात को जहन में रखना कि इतवार के दिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ऐसा ना हो कि तुम फिर से कोई बहाना बना लो। मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए आंटी ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे याद रहेगा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। सामने वाले ख्वाजा साहब बीमार हैं और उनकी इयादत के लिए जा रही थी तो तुमसे मुलाकात हो गई, वरना तो तुमने हमारे घर आना ही नहीं था। आंटी ने एक बार फिर शिकवा किया। अब वादा कर लिया है ना, तो इसको ज़रूर पूरा करूंगी। मैंने जवाब दिया और गेट से अंदर दाखिल हो गई।
इतवार का दिन था और कॉलेज से छुट्टी थी। हस्बे मामूल देर से आंख खुली। नाश्ता करने के बाद मैंने ब्लैक जीन्स के साथ रेड कलर का स्टाइलिश कुर्ता पहना। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर मैंने अच्छी तरह से अपना जायजा लिया। न जाने ऐसा क्यों हो रहा था। मैं चाहती थी कि मैं बहुत अच्छी नजर आऊं, बहुत खूबसूरत लगूं। आज से पहले मुझे कभी भी ऐसा कोई मसला ना हुआ था, ना ही कभी मेरे जहन में कोई ऐसा ख्याल आया था। लेकिन अब मैं चाहती थी कि मैं ज़रून को भी अच्छी लगूं, इसलिए खुद पर तवज्जो दे रही थी। अच्छे से तैयार होकर मैं मामा के कमरे में गई, तो वो भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए बाबा भी घर पर थे। मुझे लगता है कि आप दोनों मियाँ बीवी छुट्टी के दिन फिर कहीं घूमने जा रहे हैं। मामा और बाबा दोनों की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, छुट्टी का एक ही दिन होता है, उस दिन भी तुम क्या चाहती हो कि मैं घर में बैठ जाया करूं? मसनूई गुस्सा चेहरे पर सजाते हुए मामा ने मुझसे पूछा, तो मैं हंसने लगी। मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि मैं सामने वाली आंटी जरीना के घर जा रही हूँ। वो कुछ दिन पहले मुझे दरवाजे पर मिली थी और बहुत इसरार कर रही थी कि मैं उनके घर ज़रूर आऊँ। मैंने उनसे इतवार के दिन का वादा किया था। मामा और बाबा को आगाह करने के बाद मैं घर से निकल आई। बेल बजाने के बाद मैं इंतज़ार करने लगी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो आंटी जरीना दिखाई दी। वेलकम वेलकम, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर कर दी तुमने आने में। मुझे देखते ही आंटी ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मुझे गले लगाकर मेरे सर पर प्यार दिया और इंतहाई मोहब्बत से अंदर ले आई। गेट से अंदर दाखिल होते ही मुझे पुरानी बातें याद आने लगी। मैंने अपने बचपन का बहुत सा वक्त इस घर में गुजारा है। लॉन के चारों इतराफ में देखते हुए मैंने कहा, अभी तुम कौन सा बचपन की हो गई हो, जब चाहो हमारे घर आ सकती हो। अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए आ जाया करो। मेरी बात सुनकर आंटी ने हंसते हुए कहा, तो उनकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। घर बहुत साफ सुथरा नफासत से सजा हुआ था। तुम्हारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी जा रही होगी। एक बड़े से हॉल में दाखिल होकर सोफे पर बैठते हुए आंटी ने पूछा। सामने वाले सोफे पर मैं भी बैठ गई। पढ़ाई तो सारा साल जारी रहती है, कभी अच्छी, कभी बहुत अच्छी, कभी कभी तो बिल्कुल रुक जाती है, मैंने हंसते हुए कहा। इस हंसने में आंटी ने भी मेरा साथ दिया। स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ये आज़ाद ज़िंदगी बहुत याद आती है। आंटी को शायद अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई थी, इसलिए खोए हुए लहजे में कहा, तुम बैठो, टीवी देखना चाहती हो तो ऑन कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आंटी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं नाश्ता करके आई हूँ। छुट्टी का दिन था, इसलिए देर तक सोती रही। हाथ के इशारे से मना करते हुए मैंने कहा, तो वो दोबारा अपनी सीट पर बैठ गई। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था कि तुम देर तक सोती रहोगी, इसलिए मैंने खाने का इंतज़ाम कर लिया था। जब तुम्हें भूख लगी मुझे बताना, मैं खाना लगा दूंगी। प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए आंटी ने कहा। गाहे बगाहे मैं बंद दरवाज़ों की तरफ भी देख रही थी। न जाने वो किस कमरे में था, घर में था भी या नहीं। ये सब तैयारी मैंने उसके लिए की थी, लेकिन वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बेदिली से मैं आंटी की बातों के जवाब देने लगी। शायद उन्होंने भी मेरी बेदिली महसूस कर ली थी। ये घर तुम बचपन से देखती आ रही हो, एक बार फिर इसको घूम फिर कर देखो और मुझे बताओ कि मैंने कैसा सेट किया है। आंटी ने मुझे घर की डिज़ाइनिंग देखने के लिए कहा, तो मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। माशाल्लाह, आपने तो हर कमरा बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। निचली मंजिल के सारे कमरे देखने के बाद मैंने कहा, बहुत शुक्रिया, घर को सजाना ही मेरा शौक है। सारा दिन घर में अकेले ही बोर होती रहती हूँ, इसलिए खुद को मसरूफ रखने के लिए घर की तज़य्युन और आइश में लग जाती हूँ। अपनी तारीफ सुनते हुए आंटी ने मुस्कुराकर कहा। मैं ज़रून के बारे में आंटी से पूछना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों उसके बारे में पूछ ही ना पा रही थी। ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं, उसको भी देख लो। इस बड़े से घर में रहने के लिए सिर्फ 2 ही अफराद हैं, लेकिन मैंने पूरा घर ऐसे सजाया हुआ है जैसे यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आंटी ने कहा। मैं भी उनके पीछे पीछे आराम से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पहला कमरा छोड़कर आंटी ने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। ये पहला कमरा नहीं दिखाएंगी? इस कमरे के दरवाजे के सामने रुककर मैंने पूछा। इस कमरे में ज़रून सो रहा है और अगर उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाए तो वो बहुत गुस्सा करता है, आंटी ने कानों का हाथ लगाते हुए कहा, तो मेरी हंसी छूट गई। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो तो इंसानों को कच्चा ही खा जाता है। आंटी के अंदाज पर हंसते हुए मैंने पूछा। बिल्कुल तुम सही समझती हो, वह ऐसा ही है। अगर कोई काम भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो वो कच्चा खा जाने के लिए ही तैयार हो जाता है। बहुत गुस्से वाला है, आंटी ने संजीदगी से जवाब दिया। आपके घर का हर कमरा, क्या पूरा घर ही बहुत अच्छी तरह डेकोरेट हुआ है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। छत पर पहुंचकर मैंने खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा, ये घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस खाली घर में मेरा दम घुटने लगता है। तन्हा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अफसरदा से लहजे में आंटी ने कहा, इतने बड़े घर में वाकई ही इंसान घबरा जाता है। आप दिन के वक्त हमारे घर आ जाया करें। मेरी मामा घर पर ही होती हैं, वो भी आपकी तरह बोर होती रहती हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया।
ये भी तुमने ठीक कहा है, वक्त गुजारी के लिए हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकती हैं। आंटी को मेरा मशवरा पसंद आया था, इसलिए इकरार में सर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि ज़ारून उठ गया है, मैं उसके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। आ जाओ, छत से नीचे चलते हैं। तेज तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाते हुए आंटी ने कहा, तो मुझे हैरत होने लगी कि आंटी को अचानक से कैसे पता चला है कि ज़ारून जाग आया है। मेरी तरफ देखे बगैर आंटी तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंटी का अंदाज बहुत अजीब सख्त हो रहा था। मुझे समझ ना आई। तेज तेज कदम उठाती वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। ज़ारून के कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। वो दोनों माँ बेटा नीचे थे। कुछ देर तक मैं दरवाजे को गौर से देखती रही। मैं उसके कमरे को देखना चाहती थी, इसलिए दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा। लेकिन ये क्या, हैंडल तो ऐसे तप रहा था जैसे आग में जल रहा हो। एक झटके से मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तब तक मेरे हाथ में आंवला भी बन चुका था। तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कभी हाथ को कभी दरवाजे को देखती। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ था। तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। आंटी टेबल पर खाना लगा रही थी और वो इर्द गिर्द से बेनियाज सरबराही कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरे कदमों की आवाज़ पर भी उसने निगाह उठाकर मेरी तरफ ना देखा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, आंटी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो इकरार में गर्दन हिलाते हुए उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे उस शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं किया। मैं जानती थी कि तुम सुबह का नाश्ता देर से करोगी, इसलिए खाने पर ज़्यादा एहतमाम कर लिया। खाना मेरी प्लेट में डालते हुए आंटी ने कहा, बहुत शुक्रिया, आपको इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जवाब दिया, नमक तो मैं किचन में ही भूल आई, मैं लेकर आती हूँ। ज़ारून का यूँ नज़रअंदाज करना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। दिल ही दिल में गुस्सा भी आ रहा था। आंटी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और सामने ही किचन में चली गई। आंटी के जाने के बाद उसने इंतहाई सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा। उम्मीद है कि आज के बाद मेरे कमरे के दरवाजे को मुझसे पूछे बगैर हाथ नहीं लगाओगी, इंतहाई सर्द लहजे में उसने कहा। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। उसे कैसे इल्म हुआ कि मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी थी। उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। क्या मैं चोर हूँ जो तुम्हारे कमरे से कुछ चोरी कर लेती? इंतहाई गुस्से से मैंने पूछा। उसकी इस बदतहज़ीबी पर तो मेरा दिल चाह रहा था कि उसका मुंह नोच लूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, आंटी वापस आ गई। फिर मैं और आंटी खाने के दौरान इधर उधर की बातें करते रहे। उसने एक बार भी हमारी गुफ्तगू में हिस्सा ना लिया। खाना खाने के बाद आंटी की मदद के ख्याल से मैं बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी। तुम रहने दो बेटा, मैं खुद कर लूँगी, मना करके मुझे शर्मिंदा न करें, आप सारे काम खुद करती हैं। अगर मैं आपकी हेल्प कर दूं तो इसमें क्या बुराई है? अपनाइयत का इजहार करते हुए मैंने कहा। बर्तन उठाकर आगे बढ़ने लगी तो पाँव ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मेरे पाँव फर्श के साथ चिपक चुके थे और इंतहाई कोशिश के बावजूद भी एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी, तो मजबूरन मैंने बर्तन दोबारा मेज़ पर रख दिए। आंटी खाना खाने में मसरूफ़ थी, इसलिए मेरी तरफ मतवज्जो ना हुई। आंटी ने खुद ही बर्तन समेटे और वो घर से बाहर चला गया। मैं नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करूंगी, तुमने जाना नहीं है, आंटी ने मुझसे कहा और अपने कमरे में चली गई। अच्छा मौका था, मैं उसके कमरे में जा सकती थी। तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर मैं उसके कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद ना था। मेरे हाथ में जलन का एहसास हुआ था, लेकिन मैंने उसकी परवाह ना की। पाँव की मदद से दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। बाकी सब कमरों की तरह ये कमरा भी बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था और सबसे अहम चीज़ इस कमरे का खूबसूरत फर्नीचर था। हर चीज़ को मैं गौर से देखने लगी। कमरे में उसकी मखसूस खुशबू महसूस हो रही थी। मैं खुद को इस कमरे की मालिकन समझने लगी। ज़ारून की सहरंगेज़ शख्सियत की तरह उसका कमरा भी बहुत सहरंगेज़ था। मुझे किसी बात का एहसास ही न रहा और मैं ये भी न जानती थी कि मेरी इस गलती पर मुझे कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। उसके खूबसूरत बेड पर एक इंतहाई नर्मगुदाज बेडशीट बिछी हुई थी। बेड के साथ टेक लगाकर मैं नींद दराज हो गई। मैं ना जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आंखें बंद किए उसकी खुशबू को मैं अपने अंदर उतार रही थी, जब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरी टांगों और बाजू पर कोई कीड़े ही रेंग रहे हैं। मैंने जल्दी से आंखें खोलकर देखा तो खौफ से मेरा दिल बंद होने लगा था। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। काले रंग के सांपों से मेरी टांगें और बाजू बेड के साथ बांधे जा चुके थे। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ से चीखने लगी। इस कदर मजबूती से बंधी हुई थी कि अपनी टांग और बाजुओं को हरकत भी ना दे पा रही थी। अचानक ही वो कमरे में मेरे सामने नमूदार हुआ तो मेरे उसान ही खता हो गए। हाथ पांव खौफ से कांपने लगे। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बेडरूम में मत आना, फिर तुम क्यों आई हो? अपनी सुर्ख आंखों से घूरते हुए उसने पूछा। ये तुमने क्या किया है? कमरे में दाखिल होकर
आंटी ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से पूछा। इस लड़की को इसके किए की सजा दी है। ये कैसे एक नामहरम के कमरे में ना सिर्फ दाखिल हुई बल्कि उसके बिस्तर पर लेट गई है। नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा तो शर्मिंदगी से मैंने सर झुका लिया। बच्ची है, ना समझ है, तुम तो समझदार हो, आंटी ने खफकी भरे लहजे में कहा। इसे अच्छी तरह समझा दो कि मुझसे दूर रहे, वरना इसके लिए बहुत बुरा होगा। हमारी दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं है। ये कहकर वो एकदम से मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। मैं तो अपने हवासों में ही ना थी, मुझे तो कुछ समझ ना आ रही थी। सब सांप भी गायब हो गए। अब तुम जा सकती हो, तुम्हारी वजह से हमें ये जगह भी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। ज़ारून के अब्बा को एक जालिम आमिल ने अपनी कैद में रखा हुआ है। इंसानों की दुनिया में हम उन्हीं को छिड़वाने के लिए आए हैं, लेकिन ये इंसान हमें कहीं भी आराम से रहने नहीं देते हैं। अफसोस भरी निगाहों से आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ये जान करके मैं इस वक्त जन्नात के दरमियान थी, मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी और मैं खौफ से थर थर काँप रही थी। ज़ारून बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था। यही वजह है कि वो इंसानों से नफरत करता है, कभी किसी इंसान के करीब नहीं जाता। मैंने उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी थी, इसलिए तुम्हें अपने घर आने की भी दावत दी, वरना तो वो किसी इंसान को भी अपने घर आने की इजाज़त नहीं देता। तुम भी बिल्कुल एक आम सी लड़की निकली। हमारा ताल्लुक तो जिन्नात से है, लेकिन हम मुसलमान हैं और दीन के मामले में तो ज़ारून बहुत सख्त है। यही वजह है कि उसे तुम्हारा यूं बेधड़क उसके कमरे में दाखिल होना पसंद नहीं आया। हो सके तो उसे माफ़ कर देना, आंटी ने गुस्से भरे लहजे से कहा और मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था, इसलिए तेज़ी से भागते हुए उस घर से बाहर निकली और अपने घर में आ गई। 3 दिन तक मैं बुखार में तपती रही। जब सेहत ठीक हो गई तो ये जानकर मुझे हैरत हुई कि अंकल वजाहत वापस आ गए थे और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। उनकी दूसरी बीवी भी उनके साथ थी। मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गई तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था और वो इस बात से इनकारी थे कि उन्होंने मकान बेचने के लिए किसी से बात भी की थी। मामा बाबा बहुत हैरान थे कि वो लोग कौन थे जो इस घर में रहते थे और फिर अचानक से ही गायब भी हो गए। मैं उन्हें बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत ना कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो एक बार फिर मुझे किसी न किसी सज़ा में मुब्तला कर देगा, इसलिए मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। मुझे ऐसे महसूस होता था कि कोई भी मेरी बात पर एतबार ना करेगा कि जिन्नात भला इंसानों के दरमियान कैसे रह सकते हैं, लेकिन ये सच था।